नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। पहले चरण के लिए नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश पूरी कर ली है। अब जनता की बारी है। कल यानी 11 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों और यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। जनता इन सभी सीटों पर अपना फैसला सुनाएगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिहाज से सभी पोलिंग बूथ पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यूपी की सभी 8 सीटों पर वीवीपैट का इंतजाम किया गया है। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पीएसी को भी पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है। तो इंतजार खत्म होने वाला है। बस 14 घंटों का वक्त रह गया है। कल सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस समय निर्धारित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी 5 सीटों पर चुनाव होंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यूपी में कल 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा, जिसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर बात की। मजिस्ट्रेट्स की संख्या 1220, जोनल मजिस्ट्रेट 254, स्टैटिक मजिस्ट्रेट 88। इनमें सभी जगह पे जो ऑब्जर्वर्स की संख्या है, हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक जनरल ऑब्जर्वर होते हैं और वही प्रेक्षक भी है। पुलिस प्रेक्षक 4 लोग हैं। सामान्य प्रेक्षक 8 है, वे प्रेक्षक भी 8 है। पुलिस प्रेक्षक 4 लोग हैं। सहायक वे प्रेक्षक 40 लोगों की तैनाती हुई है इसमें। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी व्यवस्था की गई है। 1751 बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था की गई है। और इसमें आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए, इसमें नजर रखने के लिए, निगरानी करने के लिए 243 एमसीसी टीम है, 434 स्टैटिक सर्विलेंस टीम और 434 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित हुए हैं। ये सभी क्रियाशील है। मतदान कार्य में लगे हुए कर्मियों की संख्या है 75,368 है। हमारे 2 संवाददाता सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब और सुनील नवप्रभात देहरादून से जुड़ेंगे। इसी बाबत इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद शबाब के पास। शबाब, पहले चरण का मतदान कल होना है, क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग ने की? देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से पहले चरण के 8 लोकसभा सीटों के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तकरीबन 1,52,00,000 मतदाता हैं आशीष, जो इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें तकरीबन ये मान के चलिए कि 83 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 69 लाख के आसपास जो है वो महिला मतदाता हैं, जो इसमें इस बार जो है 8 लोकसभा सीटों पर किस्मत का फैसला करेंगे। और ज्यादा मैं डिटेल में क्या आपको बताऊं, मेरे साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद हैं BDR तिवारी जी। सर, सारी तैयारियों को अब मापने का वक्त आ गया। कल फर्स्ट फेज का पोलिंग है, क्या फाइनली जो है वो तैयारियों को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, मुकम्मल तैयारियां पूरे 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कर ली गई हैं। जितनी भी आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं मतदान स्थलों पर मतदाताओं के लिए, वो पूरी कर ली गई हैं, जिससे फ्री फेयर इथिकल इलेक्शन कराए जा सकें, पार्टिसिपेटिव लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही जितनी जो ईवीएम, वीवीपैट और हमारी
वो पूरी हैं, जितने रिक्वायर्ड हैं, चूंकि जो मानक हैं उसके हिसाब से पूरी तौर पर हैं। साथ ही जो पोलिंग पर्सनल हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। आज सारी पोलिंग पार्टियां लगभग अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और उत्तर प्रदेश प्रथम चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पूरी तौर पर तैयार है। हालांकि इस बार के चुनावों में शिकायतों की भी बहुत भरमार है। मैं अभी आप ही की डिटेल पढ़ रहा था तो तकरीबन 55,000 के आसपास जो है वो शिकायतें आई हैं, जिनमें करीबन आप लोगों ने बड़ी तेजी के साथ में 2,000-2,500 को रिजॉल्व किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या है शिकायतों की। नहीं, आप अगर उनको देखें तो करीब 51,000 शिकायतें क्लोज भी की जा चुकी हैं। तो क्लोज ऐसी होती हैं कि जिन पर जो बहुत सख्त जो रिजॉल्व ऐसी हैं जो उन पर पूरी कार्यवाही कराई गई। कई शिकायतें ऐसी होती हैं जो बहुत सब्सटेंसिव नहीं पाई जाती हैं, तो उनको देख करके अगर क्लोज करने लायक होती क्लोज कर जाती हैं और कार्यवाही करने लायक होती है तो कार्यवाही करके रिजॉल्व कराई जाती हैं। तो लगभग 98-99% शिकायतों का समयानुसार हम लोग एकदम निस्तारण करा चुके हैं। हालांकि किस तरीके की शिकायतों की ज्यादा भरमार है, रैलियों में बड़बोले बयानों की नेताओं की या फिर किसी और तरीके? जी हाँ, इस तरह के पूरे मान लीजिए एमसीसी वायलेशन के कहीं पोस्टर लगे हुए हैं, कोई होर्डिंग्स लगी हुई है, लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, या कहीं कुछ उत्तेजक भाषण हो या कुछ और भी ऐसे मुद्दे आते हैं। तो जिस भी रूप में मुद्दे आते हैं, जिस तरह से भी शिकायतें आती हैं, उनका तत्काल उस पर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि अब सब तैयारियां पूरी हैं, फाइनली अब काउंटडाउन जो है वो बिगिन हो चुका है। उन 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कल सुबह 7 बजे से जब पोलिंग शुरू होगी, क्या उनसे आप अपील करना चाहेंगे? सभी मतदाताओं से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस चुनाव में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, निर्भय होकर मतदान करें। वोट में ही लोकतंत्र की ताकत है, हम सबकी ताकत है। एक सवाल तिवारी जी से यह भी पूछेगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आमतौर पर ऐसी शिकायतें आई थी कि वोटिंग के दौरान कई ईवीएम खराब हुए थे, कई जगहों पर वोटिंग रोकी गई थी कई घंटों तक। इस बाबत क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग ने की है इस बार? हम एक सवाल वहां से आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम की खराबी की भी बहुत सारी शिकायतें आई थी। हालांकि उनको वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाता है। बहुत सी चीज ईवीएम को आप रिजर्व में भी रखते हैं, फिर भी कोई ऐसी घटना ना घटे उसके लिए क्या तैयारी? जी हाँ, आपको पता होगा कि हम करीब जो है 160% बैलेट यूनिट हैं, करीब 120% कंट्रोल यूनिट्स रखी जाती हैं, 130% वीवीपैट्स रखी गई हैं। तो इस तरह से और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो हमारी टीम्स हैं वो अपने अपने सेक्टर और जोन के हिसाब से उनके पास रिजर्व में ईवीएम्स और वीवीपैट रहते हैं। तो जो भी कोई भी अगर कहीं तकनीकी खराबी या कोई शिकायत मिलती है तो उस पर रिप्लेस करने का उसका तत्काल कार्यवाही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला परसों आया था जिसमें वीवीपैट की पर्चियों की गिनती को लेकर के बात कही गई थी। इसको इलेक्शन कमीशन कैसे जो है इंप्लीमेंट करा रहा है? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है और अभी हम भी डिटेल गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे वहां पर बेसिक जो नीड्स हैं उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जा रहा है, क्योंकि ये भी शिकायतें बहुत मिलती हैं कि जो दिव्यांग कई बार पहुंचते हैं उनको व्हीलचेयर नहीं मिलती, धूप बहुत ज्यादा है, चूंकि 30-35 डिग्री टेम्परेचर है तो लोगों को पानी उपलब्ध हो पाए, शेड्स उपलब्ध हो पाए। क्या इनकी भी रैंडमली चेकिंग की जा रही है, कोई कमी ना रह जाए? जी हाँ, हर स्तर पर इनकी चेकिंग की जा रही है और आपको ज्ञात होगा जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर बनाया गया है स्पेसिफिक इसी कार्य के लिए कि मतदाताओं के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं हर मतदान स्थल पर, हर मतदान केंद्र पर अवश्य सुनिश्चित कर ली जाएं। और हमारे इन सभी 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जो एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने इनकी रिपोर्ट पूरी कर ली है। उन्होंने अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लिया है कि कहीं पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उन जिलों के अधिकारियों द्वारा भी इसमें सूचना दी गई है और इस हेतु पूरी तैयारी करके सुनिश्चित कर लिया गया है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो बीडीआर तिवारी सर जिस तरीके से बता रहे थे कि सारी चीजें जो है वो मुकम्मल हैं आशीष, और अब बस इंतजार कल के पोलिंग का है। लगभग 14 घंटे के बाद जब मतदान शुरू होगा तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां की हैं उम्मीद है कि सारी चीजें ऑल इज वेल रहेंगी। लेकिन वीवीपैट और ईवीएम की जो शिकायतें हैं वो छुटपुट आती रहती है, चूंकि ईवीएम में कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आती है तो
उसके लिए रिजर्व में रखी हुई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश तो यही रहती है कि कोई भी दिक्कत ना पेश आए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, लेकिन छुटपुट खबरों पर न्यूज 18 जैसे चैनल जब संज्ञान लेते हैं, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर बताते हैं कि बागपत के फलाने बूथ पर, बूथ नंबर 51 पर आज ये ईवीएम जो है वो खराब हो गई, जैसे ही न्यूज 18 पर ये खबर चलती है आशीष, उसके बाद अधिकारी उन खबरों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तत्काल प्रभाव में एक यहां पर वॉर रूम बनाया जाता है, वो तस्वीरें भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वॉर रूम में कम से कम 1 दर्जन अफसरों की ड्यूटी इसी पे लगती है कि वो न्यूज 18 को ऑब्जर्व करें, न्यूज 18 को देखें, वहां पर जो शिकायतों की खबरें चल रही हैं उनको वो तत्काल प्रभाव से वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करते हैं, आरओ अफसर से बात करते हैं, वहां पर अधिकारियों से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए न्यूज 18 चला रहा है कि बूथ नंबर 51 पे ये ईवीएम खराब है, इसको देखिए क्या अपडेट है, तो वो वहां से दुरुस्त करता है। फिर वो अधिकारी हम लोगों को सूचित भी करते हैं कि देखिए आपने जो खबर चलाई थी हमने उस पर संज्ञान ले लिया है, वहां पर चीजें दुरुस्त हो गई हैं, कृपया उस खबर को आप सही अब उसमें वो करा दीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हम सुनील नवप्रभात के पास भी चलते हैं जो देहरादून से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तो तैयार है? वही सवाल आपसे भी पूछूंगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग की अधिकारियों क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कल 5 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होगा उत्तराखंड में उसके लिए? देखिए आशीष, यहाँ पर चुनाव आयोग ने पूरा दावा किया है कि उसकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। पीठासीन से लेकर जो मतदान कार्मिक तैनात होंगे, करीब 67,000 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में 45,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, जिसमें राज्य पुलिस के जवान हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, होमगार्ड और पीएसी हैं। इस सुरक्षा बलों के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भी मदद ली गई है। यहाँ से बड़ी मात्रा में होमगार्ड उत्तराखंड ने बुलाए हैं। तो इसके अलावा करीब 10 इंटरनेशनल बैरियर जो राज्य की सीमा में पड़ते हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। 72 घंटे पहले ही इन बैरियर को सील कर दिया गया था। करीब 85 बैरियर इंटर स्टेट बैरियर्स हैं, इन पर भी लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर पूरा सुरक्षा इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। पूरे राज्य में 5 सीटों पर करीब 78,56,000 मतदाता हैं और आयोग की कोशिश ये भी है कि इस दौरान जो मत प्रतिशत है वो बढ़े, अधिक से अधिक लोग यहाँ पर मतदान कर पाएँ। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आयोग ने इस पूरे चुनाव को अट्रैक्टिव तरीके से बनाया है, किस तरह से इसका रोड मैप तैयार किया है। कि राज्य में करीब 30,000 से अधिक जो दिव्यांग मतदाता हैं, आयोग की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों को भी किसी न किसी सूरत में मतदान केंद्र तक लाया जाए। इसके लिए करीब 2900 के आसपास डोलियां और जो सुनील, आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि पहाड़ पर जब पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है। क्या कुछ इस तरह की शिकायतें भी निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल आशीष, उत्तराखंड की खासकर विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ पर 3 से और 20 किलोमीटर तक भी जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको पैदल चलना होगा, पैदल दूरी तय करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के कोई साधन नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर 3 दिन पहले ही आपने देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को बताया समय समय पर कि पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना कर दी गई थी, क्योंकि 20-20 किलोमीटर की पैदल दूरी आपको तय करनी है। तो आयोग की कड़ी नज़र है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी फोरकास्ट जारी किया है कि पहाड़ों में हल्की से मध्यम गति की बारिश वहां पर हो सकती है। तो जो ईवीएम मशीनें हैं या जो वीवीपैट है उनको वाटरप्रूफ किया गया है और जो कार्मिक हैं उनको भी वाटरप्रूफ जैकेट दे दी गई हैं, ताकि किसी भी सूरत में जो मशीनें वो ख़राब ना हो पाए, कार्मिकों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा 2 चॉपर की भी व्यवस्था की गई है। एक राज्य के पास अपना चॉपर है, दूसरा केंद्र से एक MI-17 मांगा गया है जो सरसावा हेलीपैड पर तैनात रहेगा और यदि कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर होती है तो तात्कालिक तौर पर उसकी मदद यहाँ पर ली जा सकती है। ठीक है सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शबाब, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो जाहिर सी बात है लगभग चुनाव प्रचार थम चुका है। कल 8 सीटें यूपी की, वहां पर मतदान होगा और दूसरी जो लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड, वहां पर मतदान होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद दोबारा हमारे संवाददाताओं के पास चलेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में यूपी की 8 सीटों पर 11 अप्रैल यानी कल वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की संसदीय सीटों के लिए 96 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं सभी संसदीय सीटों का राजनीतिक समीकरण। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है। बात करें सहारनपुर की तो ये पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ कुल
16,08,833 वोटर्स हैं। इनमें 8,73,318 पुरुष, 7,35,515 महिला वोटर्स हैं। 2014 में इस सीट पर कुल 74.2% मतदान हुआ था, जबकि 6,267 वोट नोटा को दिए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर में कुल 56.74% हिंदू, 41.95% मुस्लिम जनसंख्या है। सहारनपुर के बाद नजर डालते हैं कैराना लोकसभा सीट पर। कैराना लोकसभा सीट वेस्ट यूपी को प्रभावित करने वाली सीट है। 2014 की आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 15,31,755 वोटर्स थे। इनमें 8,40,623 पुरुष और 6,91,132 महिला वोटर्स थी। 2018 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर 4,389 वोट नोटा को डाले गए थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं। इनमें पुरुष वोटर्स 8,75,186 हैं, जबकि 7,13,297 महिला वोटर्स हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69.7% मतदान हुआ था। 2014 में इस सीट पर नोटा को 4,739 वोट गए थे। इस सीट पर 27% मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर कुल 15 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिनमें 8,48,606 पुरुष और 7,13,459 महिला वोटर्स हैं। 2014 में इस सीट पर 67.9% वोट डाले गए थे। इनमें से 5,775 वोट नोटा को मिले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजनौर में कुल 55.18% हिंदू और 44.04% मुस्लिम हैं। तो ये रही बिजनौर की कहानी। बिजनौर के बाद बात करते हैं मेरठ की। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटर्स की संख्या 19,64,388 है। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहां मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। मेरठ के बाद चलते हैं बागपत। बागपत में इस बार 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ जीत का समीकरण मुस्लिम और जाट वोटर्स तय करते हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है, वहीं जाट वोटर्स की संख्या लगभग 4 लाख है। इस सीट पर 1.5 लाख दलित मतदाता हैं। यादव, गुर्जर और राजपूत वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख है। बागपत के बाद अब बात करते हैं गाजियाबाद की। वोटर्स की संख्या के हिसाब से देखें तो गाजियाबाद प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों में से गिनी जाती है। 2014 में यहां करीब 23 लाख से अधिक वोटर्स थे। कुल वोटरों में 13 लाख पुरुष और 10 लाख महिला वोटर शामिल हैं। 2014 में यहां पर 56% ही मतदान हुआ था। इनमें 6,000 से अधिक वोट नोटा में डाले गए थे। गाजियाबाद में मुस्लिम जनसंख्या भी 25% से अधिक है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब गाजियाबाद के बाद चलते हैं गौतम बुद्ध नगर सीट पर, जहां 2014 के आंकड़ों के हिसाब से सूबे की बड़ी सीटों में शामिल गौतम बुद्ध नगर में वोटरों की संख्या 19 लाख है, जिनमें 11 लाख पुरुष, 8 लाख महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहां 60% मतदान हुआ था। इनमें से 3,837 वोट नोटा में गए थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 80% हिंदू जनसंख्या है। इनमें
20% से अधिक आबादी गुर्जर समाज की है, जबकि 14% मुस्लिम समुदाय की है। पहले चरण के रण में इन 8 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव है। इन 5 सीटों में कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है और क्या रहा है इन सीटों का सियासी इतिहास, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि का सियासी महाभारत, कौन जीतेगा 5 सीटों का दांव, महारथियों के बीच है मुकाबला। कुल 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में लोकसभा की वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं। पहाड़ में 5 लोकसभा सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा, जो कि सुरक्षित सीट है। लोकसभा की कुल 5 सीटों के लिए उत्तराखंड के 78,54,282 मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 41,41,466 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 37,12,298 महिला मतदाता हैं। इनमें 88,600 सर्विस मतदाता हैं, जो पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सूबे में 259 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। सबसे पहले टिहरी लोकसभा सीट की बात करते हैं। उत्तराखंड की टिहरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह से है। 2014 के लोकसभा चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 1,92,503 वोटों से हराया था। माला राज्य लक्ष्मी शाह को कुल 4,46,733 वोट मिले थे, जबकि साकेत बहुगुणा को कुल 2,54,230 वोट मिले थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार तीरथ सिंह रावत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि इनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर भुवन चंद्र खंडूरी ने कांग्रेस के हरक सिंह रावत को 1,84,526 वोटों से मात दी थी। भुवन चंद्र खंडूरी को कुल 4,05,690 वोट मिले थे, जबकि हरक सिंह रावत को 2,21,164 वोट मिले थे। नैनीताल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट चुनावी मैदान में हैं। इनके मुकाबले में कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत को उतारा है। 2014 की नतीजों की बात करें तो नैनीताल सीट पर बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी ने कांग्रेस प्रत्याशी केसी सिंह बाबा को 2,84,717 वोटों से हराया था, जबकि बीएसपी उम्मीदवार लईक अहमद को 59,245 वोट मिले थे। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार अम्बरीश कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरिद्वार सीट के 2014 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस प्रत्याशी रेणुका रावत को 1,77,822 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि तीसरे पायदान पर रहे बीएसपी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद इस्लाम को 1,13,663 वोट मिले थे। बात करें अल्मोड़ा लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से प्रदीप टम्टा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 के चुनावी नतीजों की बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को 95,690 वोटों से हराया था,
यानी पहाड़ में सियासी महाभारत का युद्ध दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला सियासी दिग्गजों के बीच है। अब पहाड़ में कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल तो सियासी रण का मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की गाजियाबाद लोकसभा सीट की गिनती प्रदेश के वीआईपी सीटों में से होती है। सियासी तौर पर पश्चिमी यूपी के सेंटर के तौर पर भी गाजियाबाद की सीट अहम मानी जाती है। इस लिहाज से इस सीट के सियासी और राजनीतिक समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटी यूपी की गाजियाबाद लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है। इस सीट पर 2 ही बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी के तौर पर जाना जाता है और यहाँ भारतीय वायुसेना का बड़ा एयरबेस हिंडन वायुसेना स्टेशन भी मौजूद है। गाजियाबाद लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। अभी तक यहाँ पर 2 बार ही चुनाव हुआ है। पहला चुनाव 2009 में और दूसरा 2014 में हुआ। 2009 के पहले चुनाव में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ से बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 2014 में इस सीट से जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। कांग्रेस ने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के खिलाफ डॉली शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। शर्मा एक किसान परिवार से हैं और उन्होंने MBA की डिग्री हासिल कर रखी है। उनके पिता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और उनके दादा भी कांग्रेसी रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से सुरेश बंसल प्रत्याशी हैं। स्थानीय समीकरण के हिसाब से देखें तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। वोटरों की संख्या के हिसाब से देखें तो गाजियाबाद प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों में से गिनी जाती है। 2014 में यहाँ करीब 23 लाख से अधिक वोटर थे। कुल वोटरों में 13 लाख पुरुष और 10 लाख महिला वोटर शामिल हैं। 2014 में यहाँ पर 56% ही मतदान हुआ था। इनमें 6000 से अधिक वोट नोटा में डाले गए थे। गाजियाबाद में मुस्लिम जनसंख्या भी 25% से अधिक है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धोलाना जैसी सीटें शामिल हैं, जिसमें 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बसपा का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मोदी लहर ने विरोधियों को बिखेर दिया था। सेना से रिटायर होकर बीजेपी में आए जनरल वीके सिंह ने सीट से किस्मत आजमाई तो उन्हें कुल वोट का आधे से अधिक वोट मिला। लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह को 7,58,482 यानी 56.5% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को 1,91,222 वोट यानी 14.2%। सेना प्रमुख रह चुके जनरल वीके सिंह ने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में एंट्री मारी थी। 2010 से लेकर 2012 तक वे सेना प्रमुख रहे। हालांकि यूपीए सरकार के आखिरी दिनों में उनकी उम्र को लेकर काफी बड़ा विवाद छिड़ा था। 2014 में गाजियाबाद से बड़ी जीत हासिल करने का इनाम वीके सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनकर मिला। गाजियाबाद की बाजी इस बार किसके हाथ होगी, ये फैसला मतदाताओं की मुट्ठी में बंद है। सवाल ये है कि क्या 10 साल से इस सीट पर काबिज बीजेपी इस बार भी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटी यूपी की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सूबे की वीआईपी सीटों में से एक है। सियासी लिहाज से यहां का राजनीतिक समीकरण काफी मायने रखता है। क्या है गौतम बुद्ध नगर का पूरा सियासी समीकरण, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश करते ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति मौन मुस्कान के साथ आपका स्वागत करती है। इलाके में खड़ी चमचमाती बिल्डिंगें, यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो स्टेशन और चौड़ी सड़कें इलाके के विकास की कहानी बयां करती हैं। गौतम बुद्ध नगर लगातार विकास के मानक गढ़ रहा है। इस संसदीय सीट के इतिहास की अगर बात करें तो ये सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बसपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर बाजी मारी।
2014 में चली मोदी लहर का फायदा महेश शर्मा को मिला और उन्होंने यहां से 3.25 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। कहते हैं कि संसदीय सीट का विकास बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में ज्यादा हुआ और गौतम बुद्ध नगर का विस्तार बढ़ता गया। ये क्षेत्र कई कारणों से हमेशा सुर्खियों में भी रहा। 2015 में हुए दादरी कांड के दौरान इस क्षेत्र ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस सीट पर गुर्जर समाज के वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सभी की नजरें हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में वोटरों की संख्या 19 लाख है, जिनमें 11 लाख पुरुष, 8 लाख महिला वोटर हैं। 2014 में यहां 60% मतदान हुआ था। इनमें से 3,837 वोट नोटा में गए थे। इस लोकसभा क्षेत्र में 80% हिंदू जनसंख्या है। इनमें 20% से अधिक आबादी गुर्जर समाज की है, जबकि 14% मुस्लिम समुदाय की। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें नोएडा, जेवर, सिकंदराबाद, दादरी और खुर्जा शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार महेश शर्मा को 5,99,702 यानी 50% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी के प्रत्याशी नरेंद्र भाटी को 3,19,490 यानी 26.06% वोट मिले। पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा का बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। 2014 में वो नोएडा से चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री बने। 2014 में सांसद चुने जाने से पहले वह 2012 में विधायक भी रहे। एक बार फिर बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में इस बार लाखों नए मतदाता जुड़े हैं। बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन में यदि कड़ा मुकाबला होता है तो फिर नए मतदाता निर्णायक भूमिका में रहेंगे। सियासी हलकों में चर्चा है कि नए मतदाता ही महागठबंधन और बीजेपी प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से कुणाल की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धरा कहा जाने वाला मेरठ शहर सियासी संदेश के हिसाब से अहम सीट है। पिछले 2 दशकों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी यहीं से की थी। मेरठ की रैली में जुटी लाखों की भीड़ से पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश गया था। लेकिन बदले सियासी माहौल में कैसा है मेरठ का सियासी मिजाज, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में गई। हालांकि 1980 और 1984 में कांग्रेस की ओर से मोहसिन किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखाई दिया और इसी के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। 1991, 1996 और फिर 1998 में यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता अमरपाल सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1999, 2004 में क्रमशः कांग्रेस और बसपा ने यहाँ से बाजी मारी। हालांकि 2009 और 2014 में फिर एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है।
मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388 है। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर्स हैं। 2014 में यहां मतदान का प्रतिशत 63.12 रहा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। 2017 के लोकसभा चुनाव में इनमें मेरठ शहर समाजवादी पार्टी तथा अन्य विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख के अधिक वोटों से मात दी थी। इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा कांग्रेस की वोट से चुनाव लड़ी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ इस प्रकार रहा। बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,981 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद अखलाक को 3,06,55 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाहिद मंजूर को 2,11,759 वोट मिले और चौथे नंबर पर रही कांग्रेस की नगमा को 42,911 मत ही मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले सांसद राजेंद्र अग्रवाल मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल सीट से लगातार 2 बार सांसद चुनकर आए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत प्रचारक के रूप में की। इमरजेंसी और अयोध्या आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले भी दर्ज हुए। राजेंद्र अग्रवाल की गिनती संसद के चुनिंदा एक्टिव सांसदों में से होती है। 16वीं लोकसभा में उन्होंने कुल 167 चर्चाओं में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 288 सवाल पूछे। अग्रवाल ने सरकार की वोट से सदन में 5 बिल पेश किए और 5 प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे। राजेंद्र अग्रवाल इस समय संसद की कई अहम कमेटियों के सदस्य हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस बार समीकरण कुछ अलग है। भाजपा का सीधा मुकाबला गठबंधन के प्रत्याशी से होगा। दलित, मुस्लिम और जाट वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के लिए चुनौती बनेगा। हालांकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन गठबंधन के खाते में ये सीट बसपा को मिली है और बसपा ने अपने उम्मीदवार कट्टर मुस्लिम छवि वाले याकूब कुरैशी को बनाया है। इस बार के चुनाव में सीट का परिणाम भी काफी दिलचस्प होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम सीट है। 2014 में मोदी लहर में यहां हुकुम सिंह जीते, लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार ने बाजी मारी और यहीं से यूपी की सियासत में एक बदलाव नजर आया, जो अब गठबंधन का रास्ता साफ करता नजर आ रहा है। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास। कैराना लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। पहले ही चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद ये सीट सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास रही, लेकिन 1996 में इस सीट पर सपा ने जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी, फिर लगातार 2 बार रालोद, 2009 में बसपा और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2018 में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कैराना लोकसभा सीट का समीकरण। कैराना लोकसभा सीट वेस्ट यूपी को प्रभावित करने वाली सीट है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 15,31,755 वोटर थे। इनमें 8,40,623 पुरुष और 6,91,132 महिला वोटर थी। 2018 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर 4,389 वोट नोटा को डाले गए थे। कैराना लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं: नकुड़, गंगोह, कैराना, थाना भवन और शामली। इनमें से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मात्र 1 सीट सपा ने जीती थी। इस बार कैराना के लोगों का मिजाज बदला बदला सा है। 2018 उपचुनाव के नतीजे: उम्मीदवार तबस्सुम हसन, पार्टी राष्ट्रीय लोकदल। कुल वोट मिले 4,81,182। उम्मीदवार मृगांका सिंह, पार्टी बीजेपी। कुल वोट मिले 4,36,564। उपचुनाव में कैराना में कुल 54% ही वोट पड़े थे।
रालोद की तबस्सुम ने बीजेपी की मृगांका सिंह को 44,618 वोटों से मात दी थी। 2014 में बीजेपी को इस सीट पर मोदी लहर का फायदा मिला। इससे पूर्व बीजेपी इस सीट पर एक ही बार चुनाव जीत पाई थी। यहाँ से चुनाव लड़े हुकुम सिंह को कुल 50% वोट मिले थे, जबकि उनके सामने खड़े सपा के उम्मीदवार को 29 और बसपा के उम्मीदवार को 14% ही वोट मिल पाए थे। हुकुम सिंह ने यहाँ 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में महागठबंधन ने एक मंच पर आकर बीजेपी को मात दे दी और यहीं से यूपी की सियासत में गठबंधन का रास्ता साफ हो गया। मौजूदा सांसद तबस्सुम हसन राजनीति परिवार से ही आती हैं। 2018 का उपचुनाव वो रालोद के उम्मीदवार के तौर पर जीती, लेकिन इससे पहले वह 2009 में बसपा की तरफ से जीत दर्ज कर चुकी हैं। वह 2 बार कैराना से सांसद रहने के अलावा शामली से जिला पंचायत का चुनाव भी जीत चुकी हैं। कैराना सीट यूपी की महागठबंधन वाली सियासत के लिए शुभ साबित हुई और विपक्षी पार्टियों ने एक मंच पर आकर बीजेपी को मात देने का काम किया। लेकिन 2019 में कैराना की कहानी किस मोड़ जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार भी बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी में कांटे की टक्कर होने जा रही है। हालांकि पिछले कैराना उपचुनाव में गठबंधन ने कब्जा कर लिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बीजेपी अपना खोया हुआ अस्तित्व बचा पाएगी या फिर गठबंधन प्रत्याशी दोबारा से जीत दोहराएगा। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18, शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जातीय समीकरण के हिसाब से जाट लैंड कहा जाने वाला बागपत की लोकसभा सीट पर इस बार भी पूरे देश की नजरें टिकी हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से ही सांसद रह चुके हैं और इसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह ने यहां पर कई बार चुनाव जीता, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने यहां बाजी मार ली। आइए जानते हैं इस लोकसभा सीट का इतिहास और इसका सियासी समीकरण। बागपत लोकसभा सीट की सियासी बानगी ऐसी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस धरती के लाल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलने का दावा करती हैं। वहीं चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह अपनी पार्टी आरएलडी के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए किसान हित की बात करते हैं। अजीत सिंह बागपत से 6 बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन 2014 में बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह से मिली हार के बाद उन्होंने अपनी बागपत की सियासी विरासत बेटे जयंत चौधरी को सौंप दी। फिलहाल बागपत से जयंत चौधरी बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सत्यपाल सिंह के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अजीत सिंह गठबंधन के साथ गलबहियां डालकर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में जनसंघ और दूसरे में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव से ही क्षेत्र की राजनीति बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीते। उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह 6 बार बागपत से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में यहां हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 में तो वह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इस बार के चुनाव को लेकर वोटरों की राय अलग अलग है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें सिवाल खास, छपरौली, बड़ौद, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें शामिल हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ छपरौली में राष्ट्रीय लोक दल ने जीत दर्ज की थी। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इस बार 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कल करीब उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खत्म करते इस बुलेटिन को इसी के साथ। नमस्कार।